हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर विद 100% सोल्यूशन के साथ। क्या आप भी क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में हिंदी विषय में टॉप करने का सपना देख रहे हैं? तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो ब्रह्मास्त्र देने वाली हूँ जो आपको बोर्ड टॉपर बनाने की राह दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि 2027 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर पिछले सालों से कितना अलग होगा? अगर नहीं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम डिकोड करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकेंड मिस मत करना। तो चलिए आज का धमाकेदार सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 का हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, समय कितना होता है इसका? 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये पेपर 100 नंबर का होता है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। का तथा खा में दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, ये हमारा जो खंड का है ये है 50 नंबर का। ठीक है, 50 नंबर का। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें 5 प्रश्न है और पांचों प्रश्न ही एक एक नंबर के हैं। ठीक है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न संख्या 1 क्या है? कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक है। कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न क्या है? खा ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर थे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या गा क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना। अगला प्रश्न है, देखो घा शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न देखो ना, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? इसका उत्तर हो जाएगा राहुल साकृत्यायन। ठीक है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल साकृत्यायन की कृति है, यानी इनकी रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे प्रश्न संख्या 2 में और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। का क्या है? कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है? उत्तर हो जाएगा छायावादी युग। ठीक है, कामायनी जो है वो छायावादी युग की रचना है। अगला प्रश्न देखो, खा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या गा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा साकेत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। अगला प्रश्न घा सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा चिदम्बरा पर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका चिदम्बरा। अगला प्रश्न देखो ना, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। कौन है? उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखो प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो पांचों 2-2 नंबर के होंगे। तो कुल जो नंबर होंगे इसके एक गद्यांश 10 नंबर का आएगा। ठीक है, एक गद्यांश 10 नंबर का आएगा। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। ठीक है, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जिनका मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ये है हमारा गद्यांश। अब इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है? प्रश्न संख्या 1 का है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए।
उत्तर हो जाएगा पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ये जो गद्यांश है वो राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब अगला प्रश्न है खा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमारा जो गद्यांश था उसमें रेखांकित अंश जो था वो था बिना संस्कृति के जन्म की कल्पना कबंध मात्र है। अब इसकी व्याख्या करनी है तो उत्तर हो जाएगा इसका, लेखक का मानना है कि जिस प्रकार बिना मस्तिष्क सिर के धड़ यानी कबंध का कोई अस्तित्व या महत्व नहीं होता, उसी प्रकार संस्कृति के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है। संस्कृति ही मनुष्य को दिशा देती है और उसे पशुओं से अलग करती है। ठीक है, ये हो गई इस रेखांकित अंश की व्याख्या। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या ग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? जिसका उत्तर हमें इसी गद्यांश में से देना है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। ठीक है, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अगला प्रश्न देखो घ, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या ड़, कबंध शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कबंध का अर्थ है बिना सिर का धड़। ठीक है, कबंध का अर्थ क्या है? बिना सिर का धड़। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे और ये भी 10 नंबर का ही है। ठीक है, ये पद्यांश 10 नंबर में ही पूछा जाएगा। पद्यांश क्या है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, ये है पद्यांश। अब इसमें से उत्तर देने हैं, इसी पद्यांश में से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या का क्या है? प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ का नाम है पवन दूतिका। ठीक है, ये जो पद्यांश है वो पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। कवि कौन है? इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। ठीक है, ये पद्यांश अयोध्या जिस पाठ से लिया गया है वो रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। अब अगला प्रश्न देखो खा, राधिका किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राधिका पवन यानी हवा के द्वारा कृष्ण को अपना संदेश भिजवाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, राधिका की दशा कैसी हो गई है? इसका उत्तर होगा राधिका श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर बावली यानी पागल हो रही हैं। ठीक है, हमको इन प्रश्नों के उत्तर इसी पद्यांश में से देने हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या घ, नव जलद और कंज से नेत्र वाले शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इन शब्दों का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया गया है। नव जलद का अर्थ है नवीन बादल और कंज का अर्थ कमल है। ठीक है, नव जलद का अर्थ नवीन बादल और कंज का अर्थ कमल है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या ड़, उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा रस है? कौन सा रस है इस पद्यांश में? उत्तर देखो यहाँ पर इसका, प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा? वियोग श्रृंगार रस है। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 का, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 शब्द। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर में? 5 नंबर में। पहले लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तीसरे कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनमें से किसी एक का साहित्यिक परिचय आप दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय दिया है। ठीक है, किनका? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखो यहाँ पर साहित्यिक परिचय डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता थे। इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था।
इन्होंने शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया। साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। द्विवेदी जी ने उच्च कोटि के निबंधों और उपन्यासों की रचना की है। ठीक है, अब इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो, निबंध संग्रह कौन कौन सी है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। ठीक है, उपन्यास कौन कौन सी हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अब प्रश्न संख्या 5 देखो हमारा, इसका खा देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 शब्द। ठीक है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। कवि कौन कौन सी हैं? मैथिली शरण गुप्त, दूसरे कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत, तीसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनमें से किसी एक का साहित्य परिचय आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पर साहित्य परिचय लिया है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त साहित्य परिचय देखो इनका। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। इनका जन्म 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की। भारत भारती की रचना ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दिलाई। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1964 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता, गांधीवाद और भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? साकेत जो कि एक महाकाव्य है, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी और द्वापर इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 शब्द। ठीक है, 80 शब्द होनी चाहिए। ये भी 5 नंबर में ही पूछा जाता है। उत्तर देखो यहाँ पर इसका, पंचलाइट कहानी का सारांश। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, हमने यहाँ पर पंचलाइट का सारांश लिखा है। इसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के महतो टोले का वर्णन है। इस टोले की पंच राम नवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीद लाते हैं, लेकिन गांव में किसी को इसे जलाना नहीं आता। गोधन, जिसे पंचायत ने जाति से बाहर कर रखा था, पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी यह बात अपनी सहेली कनेली के माध्यम से सरदार तक पहुंचाती है। इज्जत बचाने के लिए पंच गोधन का हुक्का पानी खोल देते हैं। ठीक है, इज्जत बचाने के लिए पंच गोधन का हुक्का पानी खोल देते हैं। गोधन पंचलाइट जला देता है, जिससे पूरे टोले में खुशी छा जाती है। मुनिरी की माँ गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर बुलाती हैं। पंच भी गोधन के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। यह कहानी ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्रण करती है। ठीक है, ये हो गया पंचलाइट कहानी का सारांश। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 क्या है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा कितनी होगी? 80 शब्द, और ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका उत्तर कैसे देना है। छात्र अपने जिले में निर्धारित खंड काव्य के आधार पर उत्तर देंगे। उदाहरण के लिए सिर्फ इसमें रश्मिरथी खंड काव्य का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो आपके जिले का खंड काव्य है, आपको सिर्फ उसी का उत्तर देना है इसमें। तो प्रश्न 1 क्या है? सिर्फ उदाहरण के लिए इसमें रश्मिरथी खंड काव्य का उत्तर दिया जा रहा है। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य है, जिसका नायक कर्ण है। ठीक है, कर्ण की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? सच्चा मित्र। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। वह संकट के समय दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि कृष्ण के प्रलोभन को भी ठुकरा देता है। ठीक है, तो वह एक सच्चा मित्र है। अगला देखो, सेकंड वाला, महान दानवीर है। ठीक है, कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। वह इंद्र को अपने जन्मजात कवच कुंडल दान में दे देता है, यह जानते हुए भी कि इससे उसके प्राणों को संकट है, फिर भी वह अपनी कवच कुंडल दान में दे देता है। अगला देखो, अजय योद्धा।
कर्ण अर्जुन के समान ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और पराक्रमी है। ठीक है। फोर्थ है मातृभक्त। कुंती के सामने वह वचन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी पांडव का वध नहीं करेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा खंड का कंप्लीट। अब आते हैं खंड खा पर। खंड खा ये 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। ये भी 50 नंबर का ही रहने वाला है खंड का। तो प्रश्न संख्या 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। इसमें 2 प्रश्न होंगे। इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 2 नंबर का होगा और एक 5 नंबर का। ये संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। गद्यांश क्या है? संस्कृत गद्यांश संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यच वर्तते की बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशीं क्वचित् दन्यत। ठीक है। क्वचिदन्यत। इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद क्या होगा इसका? अनुवाद 5 नंबर का रहने वाला है और ये संदर्भ है ये 2 नंबर का। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद में लालित्य, भावों को बोध कराने समझाने की क्षमता और अद्वितीय सुनने में मधुरता है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। ठीक है। ये हो गया इसका अनुवाद। अब देखो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 खा। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का रहने वाला है। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। संस्कृत श्लोक क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है। तो अब देखो इसका संदर्भ देख लेते हैं पहले। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद क्या होगा इसका? दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद यानी तर्क वितर्क के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है। ये हो गया इसका अनुवाद। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या है? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर देना है। ठीक है। वाक्य प्रयोग करना है। तो 1 नंबर तो इसका अर्थ का हो जाएगा और 1 नंबर वाक्य प्रयोग का। तो 2 नंबर में पूछा जाएगा ये। अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, ऊँट के मुंह में जीरा, गूलर का फूल होना। इनमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ देना है। तो हमने एक मुहावरा लिया है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है। अर्थ क्या होगा इसका? इसका अर्थ हो गया अपना स्वार्थ सिद्ध करना यानी अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग देखो इसका। आजकल के नेता चुनाव के समय मीठी मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, फिर जनता को भूल जाते हैं। ठीक है। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 10 का क्या होगा इसका? संधि विच्छेद के सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 क्या है? पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद है। उत्तर हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। ठीक है। और इसमें संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। पुस्तक प्लस आलय। अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 2 तथैव का सही संधि विच्छेद है। उत्तर हो जाएगा तथा प्लस ऐब। इसमें संधि कौन सी? वृद्धि संधि। प्रश्न संख्या 3 क्या है? पवन का सही संधि विच्छेद है। उत्तर हो जाएगा पो प्लस अना। इसमें कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि है। ठीक है। अयादि संधि। प्रश्न संख्या 10 देखो यहाँ पर। प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 का खा। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए।
इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों एक एक नंबर के हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 क्या है? आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति और एक वचन है इसमें, ठीक है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। प्रश्न संख्या 2 क्या है? नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति है इसमें और एक वचन है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। अब अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 11 क्या है? निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, दोनों एक एक नंबर के हैं। पहला है अंश और अंश, ठीक है। अंश, पहले वाले अंश का मतलब होता है भाग और दूसरे वाले अंश का मतलब है कंधा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखो, अभय, अभय का मतलब है निडर और उभय का मतलब है दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11 का खा, ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का खा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये 2 नंबर का है सवाल। तो कनक, अंबर या मित्र, किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर कनक लिया है। पहला अर्थ क्या है? सोना। दूसरा अर्थ है धतूरा, ठीक है, दूसरा अर्थ है धतूरा। अब प्रश्न संख्या 11 देखो, 11 का गा, प्रश्न संख्या 11 का ही गा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आस्तिक, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे कहते हैं आस्तिक। प्रश्न संख्या 2 क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे। प्रश्न संख्या 11 का ही घा है, ठीक है, ये भी 2 नंबर का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यह मेरे हस्ताक्षर हैं, मुझे केवल मात्र 100 रुपये चाहिए, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। तो हमने 2 वाक्य लिए हैं। पहला वाला, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है, ये हो गया इसका शुद्ध वाक्य। और अगला है यह मेरे हस्ताक्षर हैं, यह मेरे हस्ताक्षर हैं, तो इसका शुद्ध अनुवाद हो जाएगा ये मेरे हस्ताक्षर हैं, ठीक है। हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए ये मेरे हस्ताक्षर हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 का श्रृंगार रस अथवा करुण रस का लक्षण, परिभाषा और उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा करुण रस, ठीक है, हमने यहाँ पर करुण रस लिया है। इसका परिभाषा देखो इसकी, जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश, अनिष्ट या वियोग से हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से करुण रस के रूप में परिणत होता है, ठीक है। उदाहरण देखो इसका, करुण रस का उदाहरण, मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनके माता पिता का विलाप। अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 का खा, क्या होगा? प्रश्न संख्या 12 का खा, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ये भी 2 नंबर का है, 2 नंबर में पूछा जाएगा उत्तर। हमने यहाँ पर यमक अलंकार लिया है। परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, यहाँ पर ये कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराए जग या पाए बोराए, ठीक है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 का गा, प्रश्न संख्या 12 का गा, दोहा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोहा छंद, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दोहा छंद। परिभाषा देखो यहाँ पर, दोहा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए, ठीक है, गुरु और लघु होना चाहिए। उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमनु मुकुरु सुधारी, वर्णौ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 क्या है? अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। उत्तर देखो इसका,
सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद प्रयागराज। विषय क्या है इसका? मोहल्ले सिविल लाइंस की सफाई व्यवस्था के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले की दुर्दशा और व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखो, जिसके कारण जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं और नालियां बजबजा रही हैं। गंदे पानी के निकास की व्यवस्था न होने के कारण पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे भयंकर दुर्गंध आ रही है। इस गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमारे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कृपा करें। सफाई कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्य करने और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का निर्देश दें, ताकि हम नागरिक एक स्वस्थ वातावरण में रह सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट लाइन इसकी, धन्यवाद। दिनांक 11 अगस्त 2026, या कोई भी डेट यहाँ पर आप डाल सकते हैं, एग्ज़ाम के दिन वाली डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर भवदीय हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम में अपना नाम नहीं लिखना है, बस ऐसे ही लिख देना है हस्ताक्षर। समस्त निवासीगण सिविल लाइंस मुरादाबाद। अब देखो अगला प्रश्न हमारा निबंध, जो 9 नंबर में पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये कितने नंबर में पूछा जाएगा? 9 नंबर में। पहला सब्जेक्ट है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा है साहित्य और समाज। पांचवा है मेरा प्रिय कवि या लेखक। ठीक है, तो हमने इसमें से पहला वाला टॉपिक लिया है पर्यावरण प्रदूषण और समस्या और समाधान, जो कि इम्पोर्टेंट भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रस्तावना देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसकी प्रस्तावना ली है। प्रकृति ने हमें शुद्ध वायु, जल, मिट्टी और एक संतुलित वातावरण दिया था, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ और अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के कारण इस प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। आज पर्यावरण प्रदूषण पूरे विश्व के सामने एक विकराल समस्या बनकर खड़ा है। अब सेकंड नंबर पर आता है प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, पर्यावरण वायु, जल, मृदा आदि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया प्रदूषण का अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आते हैं प्रदूषण के प्रकार पर। ठीक है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? पहला है वायु प्रदूषण। कल कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, मोटर वाहनों का धुआं और कूड़ा जलाने से निकलने वाली जहरीली गैसें वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इससे सांस की बीमारियां, दमा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं। सेकंड आता है हमारा जल प्रदूषण। उद्योगों का रासायनिक कचरा, शहर की नालियों का गंदा पानी और कृषि में रसायनों का प्रयोग हमारे नदी, तालाबों और भूजल को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषित जल पीने से पीलिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3, ध्वनि प्रदूषण। यातायात के साधनों, कारखानों की मशीनों और लाउड स्पीकरों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे बहरापन, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पर मृदा प्रदूषण। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। अब आते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय यानी समाधान पर। तो क्या क्या समाधान कर सकते हैं हम प्रदूषण को रोकने के लिए? पहला है हमारा वृक्षारोपण। प्रदूषण को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक कचरे का प्रबंधन। ठीक है, कारखानों को नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए और उनके कचरे को नदियों में छोड़ने से पहले उसे साफ यानी ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, साफ कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम की जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। 4th है जन जागरूकता। प्रदूषण के खतरों के प्रति आम जनता को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना चाहिए। ठीक है,
अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा इसका उपसंहार। ठीक है, लास्ट हेडिंग आती है उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक संकट है। यदि हमने समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। ठीक है, शुद्ध पर्यावरण ही स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है। तो ये था हमारा निबंध जो कि 9 नंबर में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।